हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 500 वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 1। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। उत्पाद बाजार प्रोडक्ट मार्केट में पूर्ण प्रतिस्पर्धा परफेक्ट कंपटीशन की स्थितियों से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ पे मैं ऑप्शन ए पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, इन प्रोडक्ट मार्केट एमआरपी इक्वल टू वीएमपी। एमआरपी का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, सीमांत राजस्व उत्पाद। और वीएमपी का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की स्थितियों से आपका क्या अभिप्राय है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एमआरपी इक्वल टू वीएमपी। परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, एनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर फेसेज ए मार्केट प्राइस इक्वल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट। तो इस कंडीशन को भी आपको याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, P इक्वल टू MC। P क्या है, मार्केट प्राइस है, और किसके बराबर होता है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच विकसित हुई। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच विकसित हुई, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसका मॉडर्न नेम क्या है, इराक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे सकल घरेलू उत्पाद का कॉन्सेप्ट। जीडीपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो मान लो कि ये कोई इकोनॉमिक टेरिटरी है, भारत मान लेते हैं, अपना देश भारत है। इसके अंदर जो इनकम जनरेट हुआ, या तो रेजिडेंट के द्वारा हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट के द्वारा हो, तो ये किसके अंदर आता है, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर आता है, जीडीपी के अंदर आता है। मान लो कि रेजिडेंट ने इनकम जनरेट किया A, और जो नॉन रेजिडेंट है इसने जनरेट किया B, तो टोटल डोमेस्टिक इनकम कितना हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम जनरेट हुआ हो, चाहे वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हो या बाहर हो। मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे TCS है, यहाँ USA में है, TCS है, यहाँ पे TCS कंपनी है कोई USA में, तो इसने जनरेट किया इनकम C जनरेट किया, ठीक है। TCS ने कितना इनकम जनरेट किया, C, अमेरिका में है, इसने इनकम जनरेट किया C। तो जब हम लोग GNP कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम जनरेट होता है, चाहे वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हो या बाहर हो, तो क्या होता है, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो GNP हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो जो टोटल इनकम जनरेट हुआ है A प्लस B हुआ है, जो कि किसके बराबर होता है, जीडीपी के बराबर होता है, सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। अब इसमें क्या करना है, जो नॉन रेजिडेंट ने इनकम जनरेट किया है ये तो अपने देश भेज देगा, तो -B कर देंगे। और यहाँ पे जो रेजिडेंट, मान लो कि TCS ने इनकम जनरेट किया और ये कहाँ भेजेगा, अपने देश भारत भेज देगा, तो +C कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस B क्या हुआ है, जीडीपी हो गया। तो GNP को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, GNP इक्वल टू GDP सकल घरेलू उत्पाद प्लस C माइनस B। अब C माइनस B क्या है, जो इनकम रेजिडेंट ने जनरेट किया है आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी वो है, और B क्या है, जो नॉन रेजिडेंट ने इनकम जनरेट किया है विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, ये तो वापस भेज देगा अपने देश में। तो क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अभी फॉर्मूला क्या बन गया, GNP इक्वल टू GDP क्या है, A प्लस B है, हमने क्या इसमें ऐड किया, जो रेजिडेंट के द्वारा जो बाहर इनकम जनरेट हुआ है आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, उसको ऐड कर देंगे, और जो इनकम जनरेट किया है नॉन रेजिडेंट ने उसे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, C माइनस B को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब आते हैं ऑप्शन पे, पूछ क्या रहा है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं,
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं इसे हटा रहा हूँ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेश से शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये याद रखना है आपको। अगर आपसे पूछते कि एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो एनएनपी आपका होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। TION, ठीक है। तो एनएनपी क्या होता है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की मृत्यु के बाद एक दिन के लिए जर्मनी का चांसलर कौन बना? सही आंसर क्या होगा, जोसेफ गोएब्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की मृत्यु के बाद एक दिन के लिए जर्मनी का चांसलर कौन बना था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जोसेफ गोएब्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? तो नेशनल इनकम क्या होता है, द इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट। ये क्या होता है आपका, नेशनल इनकम होता है, चाहे वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हो या बाहर हो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों में कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन सी पहले देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स होना चाहिए था, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। इसके अलावा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मान लो ये हमारा देश भारत है और यहाँ पे गूगल ने अपना कोई क्या बोलते हैं ब्रांच खोला है। मान लो कि दिल्ली में गूगल ने ब्रांच खोल दिया और गूगल ने इनकम जनरेट किया। तो ये जो इनकम जनरेट किया गूगल ने, ये जो इनकम गूगल ने जनरेट किया है, क्या वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा? और अगर नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर किस इनकम में कैलकुलेट होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसने दिया? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो। यह प्रसिद्ध कथन किसने दिया? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो किसी खेत में 5 लोग काम करते हैं और 500 किलो गेहूं पैदा करते हैं। अगर एक को इनमें से हटा दिया जाए तब भी खेत में 500 किलोग्राम गेहूं पैदा होता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था? तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था जिसे ई स्टेट के नाम से जाना जाता था। तो जो पहला ई स्टेट था इसमें पादरी थे, जो दूसरा ई स्टेट था इसमें कुलीन वर्ग थे, और जो तीसरा ई स्टेट था जिसमें शेष समाज शामिल था, जिसमें किसान और मध्यम वर्ग के व्यापारी और
व्यापारी और पेशेवर शामिल थे। तो जो फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट थे इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, प्रिविलेज क्लास में आते थे और उन्हें करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी। जबकि जो तीसरे ई स्टेट में थे उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं मिला था और राज्य द्वारा उन पर भारी कर लगाया जाता था और कर न चुकाने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो इनइक्वालिटी काफ़ी थी। तो अब आता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। तो जो पहले स्टेट में थे और दूसरे में थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पादरी और कुलीन वर्ग। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि जो पादरी थे एक कौन से ई स्टेट में थे, तो पहले फर्स्ट ई स्टेट में थे। सेकंड ई स्टेट में कौन थे, कुलीन वर्ग थे, नोबिलिटी। और तीसरे स्टेट में कौन थे, किसान और मध्यम वर्ग के व्यापारी और पेशेवर शामिल थे। और जो फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट में थे इन्हें क्या प्राप्त था, प्रिविलेज क्लास में थे, ठीक है, इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। और जो थर्ड ई स्टेट में थे इन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं मिला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से उत्पादन का कारक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, पूंजी, कैपिटल में आपका हो गया ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। और चौथा क्या है, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 एंड 3, लैंड, लेबर, कैपिटल। द हिंदू का कटिंग है। तो वाइडली हम लोग देखते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल को कंसाइडर किया जाता है 3 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोर रिसेंटली एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो कंसाइडर्ड बाय मेनी टू द 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हाल ही में एंटरप्रेन्योरशिप को भी कंसाइडर किया गया है 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर वाइडली देखा जाए तो लेबर को कंसाइडर किया जाता है, लैंड को किया जाता है, कैपिटल को किया जाता है। कैपिटल में आपका आता है फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तो कौन सा युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ, कौन सा हुआ था, वाटरलू की लड़ाई, बैटल ऑफ वाटरलू। और कब हुआ था, 18 जून 1815, कहाँ पे, बेल्जियम में। और इस युद्ध में किसकी हार हुई थी, नेपोलियन प्रथम की हार हो गई थी। और इस हार के साथ ही यूरोप में फ्रांस के प्रभुत्व के अंत को चिन्हित किया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस युद्ध के बाद यूरोप में फ्रांस का प्रभुत्व खत्म हो गया, तो आंसर क्या होगा, बैटल ऑफ वाटरलू की लड़ाई के बाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेप्सी और कोला निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पेप्सी और कोला निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, ये क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है वे वस्तुएं हैं जो समान आवश्यकता को पूरा कर सकती है, उनका उपयोग समान उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करे तो या तो पेप्सी पी लो या कोला पी लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। टी और कॉफ़ी किसके उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई थी। सही आंसर क्या होगा, बैटल ऑफ वर्दून। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्दून की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम विश्व युद्ध की सबसे लंबी लड़ाई थी, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बैटल ऑफ वर्दून। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वे वस्तुएं जिन्हें सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि इनके उपभोग से समाज में कल्याण होता है और अन्य सामाजिक लाभ पैदा होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इन्हें मेरिट गुड्स बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वे वस्तुएं जिन्हें सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि उनके उपभोग से समाज में कल्याण होता है और अन्य सामाजिक लाभ पैदा होते हैं, क्या कहलाते हैं, मेरिट गुड्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था, तो लुई 16वें। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
लाफर कर्व किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच। लाफर वक्र किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो जो अमेरिकी क्रांति थी यह 1775 से 1783 के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर केवल एक ही ईयर दिया हो तो क्या दिया होगा? 1776। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पूर्णतः राज्य या सरकार के नियंत्रण में होते हैं? तो कमांड इकोनॉमी में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन पूर्णतः राज्य या सरकार के नियंत्रण में होते हैं? कमांड इकोनॉमी में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज पंचम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज पंचम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कच्चे माल की पैकिंग और प्रसंस्करण को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कच्चे माल रॉ मटेरियल की पैकिंग और प्रसंस्करण को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर का। एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। और टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? आपका सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1944। और इसकी दो प्रमुख उपलब्धियाँ क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का निर्माण थी, जिन्हें आमतौर पर विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को किसने एकजुट किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्क के मार्गरेट प्रथम ने। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को किसने एकजुट किया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डेनमार्क के मार्गरेट प्रथम ने। और इसे किस नाम से जानते हैं? कलमार यूनियन के नाम से, कलमार यूनियन के नाम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। इसका कर्व कैसे बनता है? कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका प्राइस हुआ, ये आपका प्राइस होता है, यहाँ पे डिमांड होता है। तो प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो क्या डिमांड घटता हुआ आ रहा है? तो प्राइस इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम है, प्राइस डिक्रीज होते जा रहा है, डिमांड आपका इंक्रीज होते जा रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है मांग की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित संधियों में से एक में अपमानजनक प्रावधान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, वह संधि कौन सी है? तो कौन सी संधि थी? वर्साई की संधि। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जर्मनी का काफ़ी इंसल्ट किया गया था इसमें। निम्नलिखित संधियों में से एक में अपमानजनक प्रावधान द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, वह संधि कौन सी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब ट्रीटी ऑफ वर्साई के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बेसिकली क्या था? जो ट्रीटी ऑफ वर्साई था, इससे लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ, जो कि इंटरनेशनल पीस ऑर्गेनाइजेशन था, और इसमें इंक्लूड एलाइड वार पावर थे और 32 एलाइड एंड न्यूट्रल नेशन थे। ठीक है, इसके अलावा जर्मनी और रसिया को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई से क्या हुआ था? लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था।
मेंबरशिप टू इंक्लूड एलाइड वार पावर एंड 32 एलाइड एंड न्यूट्रल नेशन, और जर्मनी और रसिया को क्या किया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था। सेकंड क्या आपका टेरिटोरियल लॉसेज, जर्मनी को रिटर्न करना पड़ा था अलास्का लोरेन, किसको, फ्रांस को, अलासे लोरेन किसे रिटर्न करना पड़ा था, फ्रांस को। इसके अलावा फ्रेंच बॉर्डर को एक्सटेंड किया गया था टू द वेस्ट बैंक ऑफ द राइन रिवर। इसके अलावा जर्मनी सरेंडर ऑल ऑफ इट्स ओवरसीज कॉलोनी इन अफ्रीका एंड द पैसिफिक, तो जर्मनी को काफ़ी अपमान सहना पड़ा था ट्रीटी ऑफ वर्साई के जरिए। इसके अलावा मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन भी लगा था जर्मनी पे, और जर्मनी को फोर्स किया गया था टू पे द एलाइज 33 बिलियन यूएसडी इन रिपेरेशन ओवर 30 ईयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश एक्स में आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ आवश्यक रूप से होगी यदि, तो किसी भी देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कब होगा, जब उस देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा हो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, देश एक्स में पूंजी निर्माण हो रहा है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे पीडीएफ के साथ साथ आपको करंट अफेयर का क्विज भी मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।